हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। अभी जो सीरीज चल रही है हमारी, जैसे कि वैदिक सभ्यता से, तो वैदिक सभ्यता से संबंधित ये हमारा छठा और आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम कल से धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत आजीवक एवं जैनिज्म बुद्धिज़्म से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो 6 मॉक टेस्ट के 10-10 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन हमने बनाए हैं ऋग्वैदिक पर, वैदिक काल पर बनाने को तो इसमें 100-200 क्वेश्चन बन सकता है। पर हम क्या है कि क्वेश्चन कम, एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है तो नेट JRF है। जैसे कि अभी कल के डेट में संडे को, इसी संडे को देखें, आज के डेट में ही आप इसका BED का एग्ज़ाम हो रहा, तो ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि अब सितंबर में इस नेट JRF के एग्ज़ाम होंगे और भी एग्ज़ाम जो हैं अब शुरू हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 60 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस तरह के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसीलिए मैं 60 क्वेश्चन के बाद अब सीधे हम धर्म सुधार आंदोलन से, और 60 क्वेश्चन ही सही पर इससे क्या है कि आप देखेंगे कि 60 क्वेश्चन है पर इससे जुड़े जितने भी किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या जो भी फैक्ट होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं कि आप कम क्वेश्चन हैं पर उसके साथ साथ जितनी नॉलेज हम उस बारे में गेन कर सकें। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और क्या कहते हैं, डेली के डेली जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसका देखते रहिए। पीछे की वीडियो भी रिवीजन के तौर पे आप लोग देखा करिए। तो चलिए हम आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का मॉक टेस्ट है का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से ऋग्वैदिक काल का 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है? ऑप्शन है आलमगीरपुर, भगवानपुरा, हस्तिनापुरा। तो यहाँ पे फिर से देखिए कि पूछ क्या है कि ऋग्वैदिक काल का 13 कमरों वाला एक मिट्टी का घर प्रकाश में आया है। ऑप्शन में आपके आलमगीरपुर है, भगवानपुरा है, हस्तिनापुर। ये सभी की सभी जो हैं आप ऑप्शन देख रहे हैं, सभी के सभी हमारे प्राचीन पुरा स्थल हैं जहाँ से काफ़ी तरह के क्या कहते हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या उत्तर हड़प्पा काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही उत्तर है भगवानपुरा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बना है, पहले भी बना कि जैसे कि कौन सा, मैंने हमारा पहला या दूसरा वीडियो है उसी में इससे संबंधित क्वेश्चन थे कि कौन सा ऐसा स्थान है जो चित्रित धूसर निर्माण से संबंधित एकमात्र स्थान है जहाँ से सावधान के साक्ष्य मिले हैं, तो वो भी भगवानपुरा से। तो इस क्वेश्चन का जो पूछने का था कि क्वेश्चन का कि ऋग्वैदिक काल का 13 कमरों वाला मिट्टी का एक घर प्रकाश में आया है, तो भगवानपुरा से। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस उपनिषद में टिड्डियों के कारण कुरु जनपद के नष्ट हो जाने का उल्लेख मिलता है? पूछ क्या रहा है कि किस उपनिषद में टिड्डियों के कारण कुरु जनपद के नष्ट हो जाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है छांदोग उपनिषद। अब यहाँ देखिए छांदोग उपनिषद है ऑप्शन में, तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद है। तो यह 3 ऑप्शन है, तीनों के जो भी हैं हमारे उपनिषद किसी न किसी वेदों से संबंधित हैं। जैसे ऐत्रेय उपनिषद है तो ऋग्वेद से संबंधित, छांदोग उपनिषद है तो सामवेद का उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है तो यह अजुर्वेद का उपनिषद है। आइए देखते हैं मॉक टेस्ट का हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किन ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य न कभी उदित होता है और न कभी अस्त? क्या रहा कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य कभी न उदित होता है और न कभी अस्त? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन पेयर में है और ब्राह्मण ग्रंथों से ही संबंधित हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण एवं जैमिनी ब्राह्मण, बी ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण एवं गोपद ब्राह्मण, सी ऑप्शन ऐत्रेय ब्राह्मण एवं गोपद ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर है ऐत्रेय ब्राह्मण एवं गोपद ब्राह्मण। अभी जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया
कि जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ऑप्शन में, या उपनिषद थे किससे हैं। तो इसी तरह ये क्या है कि सभी के सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का है, जैमिनी ब्राह्मण है, तो यह सामवेद का है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, गोपद ब्राह्मण जो है ये, और एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ जो कि अथर्ववेद का है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण एवं गोपद ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूर्य न कभी उदित होता है और न कभी अस्त होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऋग, वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पूछ क्या रहा कि ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे, एक ही लोग थे, दोनों संस्कृति को बसाने वाले। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, किसने किया है? तो ऑप्शन है आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर, बीबी लाल। तो इसका सही उत्तर है बीबी लाल। अब आप देखेंगे तो रोमिला थापर हैं, चाहे तो आप आर.एस. शर्मा है, सभी ने कुछ ना कुछ इन लोगों का अपना सिद्धांत था, कुछ ना कुछ मत प्रतिपादित किया है इन लोगों ने। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही सिद्धांत के थे, या किसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी लाल। अब जैसे कि कहते हैं कि आर्यों की जो एक संस्था थी विदर्भ, जो कि सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ये उस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, ये तो वो आर.एस. शर्मा ने किया है। तो इस तरह से इस तरह के फैक्ट जो हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे अगर अब देखिए कि ऋग्वैदिक, आर्य, हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? बीबी लाल। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगे स्त्री की संज्ञा पेशकश करी थी? आटा पीसना, कढ़ाई बुनाई, टोकरी बनाना। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि वैदिक काल में जो था कि जो इस तरह के काम करते थे उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कढ़ाई बुनाई। अब क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखिए, वैदिक काल में किस व्यवसाय में लगी स्त्री की संज्ञा पेशकश करी थी? तो कढ़ाई बुनाई। अब जैसे आटा पीसने वाले को उस समय क्या कहा जाता था? उपल प्रछिड़ी, उपल प्रछिड़ी। तो इसी तरह से जो कढ़ाई बुनाई करते थे उन्हें पेशकश करी कहा जाता था। और इसे ये जो सिलाई उलाई का काम करती थी वह इस वृत्ति रंगाई का काम करते थे, रजयित्री। तो इस तरह के उस समय नाम थे। टोकरी बनाने वालों का बिदलकारी, और बांस के काम करने वालों को कंटकीकारी, इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए थे उस समय। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ऋग्वैदिक महिला योद्धा स्त्रियों में शशियाशी, विशपला, मुदगलिनी एवं वर्धियशी का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से किसने युद्ध में अपना एक पैर खो दिया था? तो शशियाशी, मुदगलिनी, विशपला। तो इसका सही उत्तर है विशपला। विशपला जो हैं इनका क्या कहते हैं कि युद्ध में एक पैर जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, इनका एक पैर खराब हो गया था। और 33 संहिता, ऐसे 33 ब्राह्मण में एक आता है उल्लेख कि इंद्राणी जो थी उनको सेना की देवता और सेनानी कहा जाता था। तो ये रहे इस ऑप्शन से भी जुड़े कुछ फैक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, भिषक तथा माँ अन्न पीसने वाली उपल प्रछिड़ी है। तो यहाँ पे एक वक्तव्य है और पूछा गया कि यह इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, भिषक है, माँ अन्न पीसने वाली उपल प्रछिड़ी है। तो इस वक्तव्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अब जैसे कि अभी यहाँ पे वेद पूछ लिया, कभी कभी वेद का नाम दे देगा आपसे और फिर पूछ लेगा कि किस मंडल में, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं
और इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि हम दशराग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में है, या गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। और इसी तरह से एक बार ये क्वेश्चन बना था कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद भीषक है तथा माँ अन्न पीसने वाली उपल प्रक्षिणी है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो कहीं वेद पूछ सकता है, कहीं वेद का नाम देख के आपसे वेद के कांड पूछ सकता है, मंडल पूछ सकता है। तो इसलिए इसको, और ऋग्वेद का जो 10 मंडल है कहीं ना कहीं सभी इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जो है मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, ये जो है ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस वक्तव्य का उल्लेख मिलता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्णों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि कई क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इसलिए इस तरह के प्रश्नों को डिस्कस करती हूँ। जैसे कि एक प्रश्न है आपके सामने, पर उससे संबंधित, उस वेद से संबंधित या उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं उससे संबंधित प्रश्न, उससे संबंधित भी फैक्ट मैं इसमें डिस्कस करूँ, जिससे आपका और भी अच्छे से रिवीजन हो जाए और भी ज़्यादा जो भी कन्फ्यूज़न हो वो क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उत्तर वैदिक कालीन लोहे से बना हल का फाल कहाँ से मिला है। अब यहाँ पूछ रहे उत्तर वैदिक कालीन, तो क्योंकि उत्तर वैदिक कालीन तक आते आते जो है क्या है, ऋग्वैदिक कालीन जो थे उसमें कृषि पे उनका कम, पशुपालन पे ज़्यादा था। पर उत्तर वैदिक कालीन आते आते लोहे का अच्छे से प्रयोग होने लगा था, तो कृषि का महत्व बढ़ गया था। तो इस तरह से उस पूछ रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन लोहे से बना हल का फाल कहाँ से मिला है। नोह, जखेड़ा, अंतरंजी, खेड़ा। तो इसका सही उत्तर है जखेड़ा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए कि पूछ रहा जो कि इससे एक फैक्ट, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इससे एक जो ये वक्तव्य है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, माँ अन्न पीसने वाले, तो इससे ये तो होता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या है, पूर्व वैदिक काल या कहिए ऋग्वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म कर सकता था। वो उस समय मतलब आप वर्णों में इस तरह नहीं बंधे थे कि आप ब्राह्मण हैं तो सिर्फ आपका काम है कर्मकांड कराना, या आप क्षत्रिय हैं तो आपका सिर्फ शासन करना। तो इस ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किस वक्तव्य से और किस मंडल में है जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म अपना सकता था, कोई भी कार्य करने के लिए वह स्वतंत्र था। तो ये उसका एक तरह से साक्ष्य है कि मैं कवि हूँ। वो कह रहा कि मैं कवि कहूँ, कविता कर, मेरे पिताजी वैद है बेशक, और माँ मेरी अन्न पीसने वाली उपल प्रक्षिणी है। तो ऐसा क्वेश्चन बने तब भी आप इसको ध्यान रखिएगा। और ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर वैदिक कालीन लोहे, तो लोहे का क्योंकि उस समय काफ़ी यूज होने लगा था, और धीरे धीरे पशुपालन से जो हमारे समाज का पालन पोषण का या हमारे आर्थिक था वो धीरे धीरे अब कृषि में तब। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि पांचाल राज्य वर्तमान के कितने जिलों में फैला था। मतलब जो पांचाल राज्य उस समय था, आज की वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो किन किन जिलों के अंतर्गत फैला था। आपके सामने ऑप्शन है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, दिल्ली, मेरठ, बदायूं। ऑप्शन सी है फर्रुखाबाद, मेरठ, बदायूं। तो इसका सही उत्तर है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो क्या था, पांचाल राज्य जो है आज के समय में देखा जाए तो ये जो 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, इन तीनों के बीच में फैला हुआ था। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ऋग्वेद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है। सरस्वती एवं घग्गर नदियों के बीच में, सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के बीच में, सतलुज एवं ब्यास नदियों के बीच में। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के बीच में स्थित
क्षेत्र को ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी गई है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये रहे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे वैदिक सभ्यता पे ही आधारित हैं। इसी तरह के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अब हम वैदिक सभ्यता से नहीं, अब हम धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जैनिज्म एवं बुद्धिज्म और आजीवक संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखें तो पहले की वीडियो भी आप लोग देखिए और रिवीजन अपना करते रहिए और स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आज जो है संडे को बीएड के एग्ज़ाम से ये कंफर्म हो जा रहा है कि अब डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप नेट जेआरएफ का भी देखिए तो हमारा फॉर्म जो है करेक्शन का आ गया, नोटिफिकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट भी ख़त्म हो गई। तो अब इससे लग रहा कि हाँ अब एग्ज़ाम जो है कि मान के चले कि सितंबर तक होने हैं। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए और जो भी वीडियो हैं मेरे द्वारा अपलोड किए गए हैं इसे तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए और 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बना रही हूँ इसी टाइप के, इसी लेवल के बना रही हूँ जिस टाइप के हमारे नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। तो आप लोग उसको रिवीजन ज़रूर करिए और 1 बार से 2 बार ऐसे देखते रहिए, जिससे कि जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन कम से कम आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से आपके क्लियर रहें और उसमें कोई डाउट आपको ना रहे। तो चलिए ठीक है, फिर इसी तरह के कल 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम धर्म सुधार आंदोलन पर देखेंगे। धन्यवाद।